वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो हमने अपने वीडियो में भी बड़ी बार डिस्कस किया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट आपको देनी है। यूनिवर्सल लॉ जो है ग्रेविटेशन का, वो क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में, वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को एक फोर्स के का साथ। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और जो फोर्स एक्ट करती है दो पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे होती है, उनके मासेस के प्रोडक्ट पे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन किस पे होती है, स्केयर जो होता है उनकी सेंटर के बीच में डिस्टेंस का। जो उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है उसके स्केयर के ऊपर। जैसे कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन पर एक्ट कर रही है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, उन दोनों के प्रोडक्ट पे। और इन्वर्सली मीन्स डिपेंड करेगी रेड जो उन पे बीच में डिस्टेंस है, दैट इज r, उसके स्केयर। यहाँ पे जो कैपिटल G है, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्मूला लिखिए जिससे हम फाइंड कर सकें मैग्नीट्यूड किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फाइंड कर सकें किसके बीच में, अर्थ के बीच में, और ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इन दोनों के बीच में अगर हमने ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमें मास चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के। दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक अर्थ है दूसरा एक ऑब्जेक्ट है। तो लेट कर लीजिए अर्थ का मास है m_e, और m छोटा जो m है वो मास किसका है, ऑब्जेक्ट का है जो उस अर्थ के सरफेस पे है। कैपिटल R जो है वो रेडियस ले लेते हैं अर्थ का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फिर ग्रेविटेशन फोर्स जो होगी इम्पैक्ट करेगी वो क्या होगी, F इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों के मासेस, m_e जो अर्थ का मास है इंटू स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी थी, R, कैपिटल R, उसका आ गया स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं, जब फ्री फॉल क्या होता है। आपको पता है ग्रेविटी होती है अर्थ के अंदर जो अट्रैक्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी सेंटर की साइड। ये जो ऑब्जेक्ट हैं रिलीज होते हैं जब हाइट से गिरते हैं नीचे आते हैं, तो ये कहाँ पे जाते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ की साइड जाते हैं। लेकिन किसके कारण जाते हैं, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता, वो नीचे जाता है, किसके कारण, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ के कारण। और ये जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उस टाइम पे जब वो गिर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप क्या समझते हो, जहाँ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की साइड किसी सर्टेन हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है गिरने के कारण। और जब वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके कारण क्या होता है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुई है, ग्रेविटी के कारण। तो ये होती है आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल g से, और इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस होती है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और वेट के बीच में। तो मास में क्या होता है, मास एक क्वांटिटी होती है उस मटेरियल की जो एक बॉडी के अंदर होती है। वेट जो होती है वो फोर्स होती है ग्रेविटी की जो एक्ट कर रही हो बॉडी के ऊपर। मास जो होता है मेजरमेंट होता है इनर्शिया का, जिसके कारण कोई भी बॉडी क्या होती है, रेस्ट या मोशन में होती है। वेट जो होता है वो मेजरमेंट होता है ग्रेविटी का। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेट जो है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेट जो है वो अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है, लेकिन मास जो है सेम रहता है। मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। मास का यूनिट होता है केजी, और वेट का ऐसा यूनिट होता है फोर्स, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स ही होती है, इसलिए उसका यूनिट क्या होगा, जो यूनिट होगा फोर्स का, दैट इज न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का मून पे वो 1/6 होता है वेट ऑफ द अर्थ। ये समझने के लिए लेट कीजिए कि मास जो है अर्थ का m ले लीजिए, m ले लीजिए स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, r e ले लीजिए रेडियस ऑफ अर्थ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर।
ये आपका आ गया अर्थ का। वेट किसका आया अभी, ये अर्थ का। लेट कर लीजिए मून का निकालना है, कैपिटल एम अपॉन एम इंटू आर एम। ये मास और रेडियस ले लीजिए किसका, मून का। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो वेट है ऑब्जेक्ट का ऑन द सरफेस ऑफ मून वो क्या होगा, वो आपका आ जाएगा जी एम एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर एम का स्केयर। वेट अर्थ का भी आ गया, मून का भी आ गया। मून के वेट को आप डिवाइड कर दीजिए वेट ऑफ अर्थ से, जी जी तो सेम है, वो तो वहीं पे कट जाएगा। एम एम जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी वहीं पे कट जाएगा। बच के आपका मास ऑफ अर्थ इंटू डिस्टेंस का स्केयर, सॉरी मास ऑफ मून इंटू डिस्टेंस का स्केयर अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू डिस्टेंस का स्केयर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ मून कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून। इनकी जब ये वैल्यू दी गई है, जब आप इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 1/6। तो इसका मतलब जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो 1/6 होता है वेट ऑफ द मून। जब ये आपका है ना वेट ऑफ मून, ये डिवाइड में है वेट ऑफ अर्थ, तो वेट ऑफ अर्थ जब इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पे वो किसके इक्वल होता है, 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है अगर आपके जो स्कूल बैग है, जो उसकी सिप होती है ना पीछे, अगर वो पतली हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसको उठाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्कूल बैग में अगर थिन स्टेप हो तो जो प्रेशर है शोल्डर पे वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर सरफेस एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मॉलर जितना सरफेस एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा। और थिन स्टेप के केसेस में आपका कंटेक्ट एरिया जो होता है, क्योंकि थिन है ना, तो वो आपके शोल्डर पे एरिया कम कवर करेगी, तो प्रेशर वहाँ पे क्या हो जाता है, शोल्डर पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, बायोंसी क्या होती है। बायोंसी से आप क्या समझते हो। बायोंसी क्या होती है, जो अपवर्ड फोर्स होती है जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लिक्विड में से किसी ऑब्जेक्ट पे, जब उस ऑब्जेक्ट को डिप किया गया हो उस लिक्विड में, उसे कहते हैं बायोंसी। जब आप कोशिश करते हो किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स में डिप करना चाहते हो, फुली डिप करना चाहते हो किसी वाटर के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर, तो आपको महसूस होता है कि कोई फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को बाहर की साइड धकेल रही है, जो इंक्रीज कर, जैसे ही आप अपने पुश को आप ज़्यादा पुश करते हो वो फोर्स इतनी बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को बाहर की साइड धकेलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों जो ऑब्जेक्ट हैं वो तैरते हैं या डूबते हैं जब हम उन्हें सरफेस ऑफ वाटर पे रखते हैं। कैसे होता है ये, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो, डेंसिटी लिक्विड की, तो वो डूब जाते हैं। क्यों, क्योंकि बायन फोर्स जो एक्ट करती है ऑब्जेक्ट पे उस टाइम पे वो कम हो जाती है, किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। दूसरी साइड अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम हो, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो वो तैरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस केस में जो बायन फोर्स मीन्स अपवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करती है वो ज़्यादा होती है, किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आप वेट करते हो, अपना मास निकालते हो, तो अगर मेरी जो वेट करने वाली मशीन है वहाँ पे आपका मास कितना आता है, 42 kg आता है, तो क्या आपका मास ज़्यादा होगा या कम होगा 42 kg से। जब आप वेट करते हो अपनी बॉडी का, तो एक अपवर्ड फोर्स होती है वो एक्ट करती है आप पे। ये अपवर्ड फोर्स क्या होती है, बायंड फोर्स एक्ट करती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, बॉडी जो है पुश हो जाती है ऊपर की साइड, जिसके कारण वेइंग मशीन शो करती है रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है ना उससे कम रीडिंग शो करती है वेइंग मशीन। तो इसका मतलब आपका जो मास है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा 42 kg से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास बैग है कॉटन का, ठीक है, और एक आयरन बार है, उन दोनों का मास आपको 100 kg है, ईच इंडिकेटिंग मास ऑफ 100 kg, दोनों का मास 100 kg है। जब आप उसे वेइंग करते हैं किस पे, मशीन पे, तो रियलिटी में एक जो है वो दूसरे से हैवी है, तो आप बता सकते हैं कौन सा हैवी होगा और क्यों। देखिए जो बैग है कॉटन का वो हैवी होगा आयरन बार से, ठीक है, आप बोलोगे आयरन बार हैवी होगा कॉटन बैग से। अब ये देखिए क्यों कॉटन का बैग हैवी है आयरन बार से, क्योंकि जो सरफेस एरिया कॉटन बैग का है वो ज़्यादा है आयरन बार से ज़्यादा कवर करता है सरफेस एरिया कॉटन का बैग, इसलिए ज़्यादा बाइंड फोर्स एक्ट करती है बैग पे एज़ कंपेरिजन टू आयरन बार, जिसके कारण जो कॉटन बैग है वो लाइटर लगता है एक्चुअली अपने एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा कवर कर लिया ना तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है। यही कारण है कि जो आयरन बार है
वो जो बैग है कॉटन का वो शो कर रहे हैं आपको सेम मास कहाँ पे, वेइंग मशीन में, लेकिन एक्चुअली जो मास है कॉटन बैग का वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू आयरन बार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या कैसी होगी, कैसे चेंज होगी जब आपकी जो डिस्टेंस है ना उनके बीच में वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखिए अगर रेडियस, अगर आपका ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसमें हमारी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो इन्वर्सली डिपेंड करती है जो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये है हमारी वैल्यू एफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन डिपेंड करती है इस पे 1/r² पे। अगर हमारी डिस्टेंस r जो है हाफ हो जाए मीन्स डिवाइड बाई 2, तो ग्रेविटेशन फोर्स आपकी क्या होगी 1/r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर नीचे करेंगे 4 आ जाएगा, लेकिन आपको पता जो नीचे होता है डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसलिए ये 4 जो है ऊपर चला गया। ये 4 आया कहाँ से है, जब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया, r का स्क्वायर तो ये आ गया, 2 का स्क्वायर 4 जो आना था वो ऊपर चला गया। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो हाफ थी, तो लेकिन ग्रेविटेशन जो थी वो 4 टाइम बढ़ गई है। ठीक है, 4 टाइम ज़्यादा है पहले वाली वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट्स पे प्रोपोर्शन में उनके मासेस के अकॉर्डिंग। तो अगर क्यों हैवी जो ऑब्जेक्ट हैं वो फॉल फास्टर नहीं करते एज कंपेरिजन टू लाइट ऑब्जेक्ट, मीन जिनका वेट ज़्यादा होता है वो जल्दी क्यों नहीं गिरते। ठीक है, क्यों वो वेट ज़्यादा है तो चीज़ जल्दी नीचे आनी चाहिए ना। अगर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है मासेस के अकॉर्डिंग, जिसका मास ज़्यादा हो वो उसने जल्दी आना चाहिए नीचे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ग्राउंड पे गिरते हैं उनकी एक्सेलरेशन सेम होती है। ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा था ना, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उन सभी केसेस में क्या होगा, सेम ही रहेगी। ये कांस्टेंट है और जो डिपेंड नहीं करती किस पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। इसीलिए हैवी हो ऑब्जेक्ट, लाइट हो ऑब्जेक्ट, स्पीड जो है उनकी फॉल करने की वो सेम है। ये नहीं है कि जिसका वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, वो पहले आएगा अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मैग्नीट्यूड निकालना मीन्स आपने ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी है अर्थ के बीच में और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो अर्थ के ऊपर है, जिसका मास आपको 1 kg दिया गया है। और हम यहाँ पे देखिए मास अर्थ का आपको गिवन दिया गया है, रेडियस भी गिवन दिया गया है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला में। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। इन सभी की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट की भी है। जब आपने ये आप पूरी सभी वैल्यू पुट की, आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये सब सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ और मून जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स के साथ। तो क्या अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर स्मॉलर और एज द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। मीन्स क्या दोनों अर्थ और मून सेम फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं, जहाँ अर्थ जो है उसकी फोर्स ज़्यादा होती है, जहाँ उसकी फोर्स कम होती है एज कंपेरिजन टू फोर्स अप्लाइड बाय मून। देखिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को इक्वल फोर्स से जो होता है खींचते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थ अट्रैक्ट करती है मून को इक्वल फोर्स में, जितनी फोर्स मून अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से अर्थ भी उसको अट्रैक्ट करती है। कहने का मतलब है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ अप्लाई कर रही है वो किसके इक्वल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ क्यों नहीं जाती मून की साइड। हम बोल रहे हैं ना दोनों सेम फोर्स से खींचते हैं एक दूसरे को। मून तो रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देता है अर्थ की साइड, लेकिन अर्थ क्यों नहीं मून की साइड जाती। अर्थ और जो मून होते हैं वो उनके अंदर क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। जो मास है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू मास ऑफ मून, इसीलिए ये एक्सेलरेट करता है लेस दैन द एक्सेलरेशन रेट ऑफ द मून। मीन्स इसकी एक्सेलरेशन जो है वो कम है मून की एक्सेलरेशन से, इसीलिए अर्थ जो है किसकी साइड मूव नहीं करती, मून की साइड। यही रीज़न है कि जो अर्थ है वो मून की साइड मूव नहीं करती, मतलब मीन्स कि वो मूव ही नहीं करती, क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना, एक्सेलरेशन रेट है जो
एक्सेलरेशन अर्थ से प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम है एज कंपेरिजन टू एक्सेलरेशन ऑफ मून। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स का क्या होगा अगर किसी एक का मास डबल हो जाए, अगर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में वो डबल या ट्रिपल हो जाए, अगर दोनों का मास ऑब्जेक्ट का क्या हो जाए, डबल हो जाए। देखिए सबसे पहले फोर्स जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मास जो है एक ऑब्जेक्ट का डबल होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम आ जाएगा तो फोर्स में भी 2 टाइम आ जाएगा। फोर्स जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। अगर डिस्टेंस डबल होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स उसकी 1/4 हो जाएगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। उसी तरह अगर ट्रिपलेट हो जाती है डिस्टेंस उनके बीच में तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/9 हो जाती है। स्क्वायर आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर 1/9, 2 का स्क्वायर 1/4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट था अगर फोर्स जो डायरेक्टली डिपेंड करती है मासेस पे, अगर मासेस दोनों का डबल हो जाए तो ग्रेविटेशन 4 टाइम बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि एक का मास भी डबल हो गया तो मल्टीप्लाई में है ना दोनों, 2 2 ज़ा 4 टाइम ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये प्रूव करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में वो अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन क्या होती है फ्री फॉल की। जब आपके ऑब्जेक्ट मतलब फॉल करता है अर्थ की साइड किसके कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो उन्हें हम कहते हैं फ्री फॉल। तो एक्सेलरेशन फ्री फॉल की कितनी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कांस्टेंट होती है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम क्यों कहते हैं ग्रेविटेशन जो क्या कहते हैं जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में उसे हम वेट कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 अमित खरीदते हैं कुछ ग्राम्स किसका, गोल्ड का। कहाँ पे, एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ अपने फ्रेंड्स के इंस्ट्रक्शन पे। वो सेम दे देता है उससे मिलने के बाद उसे इक्वेटर पे, पोल पे खरीदता है जाके देता कहाँ पे है, इक्वेटर पे। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। क्या फ्रेंड को एग्री होगा जितना वेट उसने बोला था गोल्ड का खरीदने के लिए उतना ही उसने खरीदा है, अगर नहीं तो क्यों। देखिए वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पोल पे क्या होती है, ये आप ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू इक्वेटर, ये आपको हिंट दिया गया है। देखिए जो वेट होता है बॉडी का अर्थ पे वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो वैल्यू जो है जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो पोल्स पे ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू इक्वेटर, इसलिए जो गोल्ड का वेट होगा वो कम होगा कहाँ पे, पोल्स पे। इसलिए अमित का फ्रेंड जो है वो एग्री नहीं होगा विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, जो भी उसने खरीद के जितना भी वेट कर लाया है, क्योंकि वहाँ पे जाके इक्वेटर पे जाके उस गोल्ड का वेट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है क्यों जो शीट होती है पेपर की वो धीरे धीरे गिरती है नीचे, दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। मीन्स जब उसको पेपर में लिपटी हो ना, बॉल जो है पेपर में लिपटी हो तो वो धीरे धीरे क्यों गिरती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है और जो रेजिस्टेंस है उसकी मोशन में एयर के कारण वो भी कम हो जाती है और वो इट फास्टर देन द शीट ऑफ पेपर। बॉल जो लिपटी हुई है पेपर के अंदर वो एक पेपर से ज़्यादा जल्दी से गिरती है, याद रखिए, क्योंकि एक सिर्फ पेपर गिरेगा तो एयर उसके रास्ते में रुकावट होगी, वो उसको नीचे आने नहीं देगी। लेकिन जब बॉल एक पेपर के साथ होगी तो डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण बॉल जो है पेपर से भी जल्दी नीचे आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून जो होती है वो 1/6 स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ। तो वेट क्या होगा न्यूटन में 10 kg ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर और अर्थ के ऊपर। देखिए वो वेट जो ऑब्जेक्ट का होता है मून पे वो होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये भी हमने किया हुआ है प्रूफ। वेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पुट कीजिए वैल्यू, मास आपको दिया गया है 10 kg इंटू ग्रेविटी की वैल्यू है ये आपका आ गया 98 न्यूटन, और वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पे कितना होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ दैट इज 1/6 इंटू 98 दैट इज 16.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है बाल अब फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड्स
उसकी वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट जब वो ऊपर जाती है और टोटल टाइम जब वो वापस आती है कहाँ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी चैप्टर मोशन में, किसकी इक्वल होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे g ले रहे हैं हम। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, s आपकी हाइट होगी, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैक्सिमम हाइट पे है तो फाइनल वेलोसिटी जो है बॉल की वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी गई है 49 मीटर पर सेकंड। अब अपर डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर की साइड जा रहा है ना ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पुट कीजिए वैल्यू, जब हमने ये वैल्यू पुट की इसमें सॉल्व करने के बाद आपकी हाइट की वैल्यू आई है 122.5 मीटर। अभी आपको टाइम टेकन भी निकालना था, बॉल अर्थ पे कितने टाइम पे पहुंचती है। यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी था, ठीक है, a की जगह g आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 49 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8, टाइम आपने फाइंड करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आ गया 5 सेकंड। 5 सेकंड में दोबारा से बॉल कहाँ पे ये 5 सेकंड सिर्फ कहाँ पे हैं, आपके जाने के। 5 सेकंड में उसने नीचे भी तो आना है, तो 5s 5 टोटल कितने सेकंड हो गए, 10 सेकंड टोटल टाइम निकालना आपने। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, स्टोन जो है रिलीज में छोड़ा है आपने कहाँ से, टॉप ऑफ अ टावर जिसकी हाइट है 19.6 मीटर। कैलकुलेट कीजिए उसकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट टच करने से, ग्राउंड के टच करने से पहले। अब यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अंडर ग्रेविटी। ये पता आपको इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, फाइनल वेलोसिटी स्टोन की आपने फाइंड करनी है, हाइट भी बताइए स्टोन की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी आप नीचे की साइड आ रही है, इसीलिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, पॉजिटिव है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये आपकी आ गई यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी साउंड की, सॉरी स्टोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक स्टोन को आप फेंकते हो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। याद रखिए इनिशियल दी गई है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की है। आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है जिस हाइट तक स्टोन जाता है, और टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी डिस्टेंस कवर की किसने, स्टोन ने। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपने अप्लाई करनी है, किसके लिए, हाइट फाइंड करने के लिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a ऐसा होता है ना, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह स्मॉल g ले रहे हैं। ये आपको सब पता है। u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी जो कि 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, 0 ही होगी। हाइट आपकी स्टोन की वो हमने फाइंड करनी है, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे माइनस कहाँ से आया, स्टोन आप ऊपर की साइड फेंक रहे हो, तो हाइट कैसी होगी, अपने वैल्यू पुट करेंगे, हाइट आपकी आ गई 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की स्टोन ने अपवर्ड और डाउनवर्ड में जर्नी में, 80 मीटर ऊपर गया तो 80 मीटर नीचे भी आएगा ना, तो 80 + 80 दैट इज़ 160। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 80 ऊपर गया -80 नीचे भी आ गया, नेगेटिव हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट आप बोलते हो ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, जहाँ से गया था वहीं उसी पोजीशन में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका कैलकुलेट कीजिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और सन के बीच में। मास अर्थ का दिया है, सन का भी दिया है, एवरेज डिस्टेंस भी दोनों के बीच में दी गई है। तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो अप्लाई कीजिए। वो मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन बीच में कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सभी की वैल्यू आपको गिवन है। तो यस यहाँ आपने अपने फॉर्मूले में पुट करनी है, ये आपका आ जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ और सन के बीच में, और ये फिक्स वैल्यू है, यही आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये भी ऑलरेडी क्या है आपकी फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्टोन को आपने एलो किया गिरने के लिए टॉप ऑफ ए टावर से, 100 मीटर की हाइट का टावर था, सेम टाइम पे एक को स्टोन को प्रोजेक्ट किया ऊपर की साइड के लिए फेंका उस सेम ग्राउंड से, वेलोसिटी उसकी कितनी थी 25 मीटर पर सेकंड। आपको बताइए कब और कहाँ पे दोनों स्टोन जो है वो मीट करेंगे। देखिए लेट करते हैं कि जो दोनों स्टोन हैं वो टाइम t पे मिलते हैं। अब स्टोन जो ड्रॉप किया टावर से फेंका आपने, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। लेट करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है s है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 9.8 मीटर पर सेकंड। ये तो आपका पॉजिटिव में आएगा क्योंकि स्टोन नीचे ही आ रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन से आपकी डिस्टेंस कवर ये होती है ut + ½ ऑफ 80 स्क्वायर होती है,
वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद ये आपकी डिस्टेंस जो कवर की स्टोन ने ऊपर से नीचे आने में। जब स्टोन को आपने ऊपर फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस आपकी एस डैश ले ली, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में होगी क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हो, अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपने यही लगानी है जब आपने वैल्यू पुट की। ये आपका आ गया 25t माइनस 4.9 t²। जो कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट है दोनों स्टोन्स की, मीटिंग पॉइंट जो होगा वो इक्वल होगा क्योंकि हाइट ऑफ टावर जो है 100 मीटर है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की है। तो वहाँ से आपका टोटल जो एस डैश दोनों की डिस्टेंस अगर ऐड करेंगे वो इक्वल टू 100 आएगी, आने की और जाने की, ठीक है। तो 25t माइनस 4.9 t² प्लस 4.9 t² दोनों डिस्टेंस को ऐड किया है जो हमने निकाली थी इक्वेशन। सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू आपकी आ गई 4 सेकेंड। इसका मीन्स 4 सेकेंड के बाद आपके स्टोन जो हैं वो क्या करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। और कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 4.9 इंटू, ये तो टाइम है ना, 4 सेकेंड के बाद दोनों मिलेंगे, लेकिन कौन से पॉइंट पे मिलेंगे, ये आपकी है एस डिस्टेंस 4.9 एस t² था, t² में इस टाइम का स्क्वायर, ये आपका आ गया 78.4 मीटर। स्टोन जो है 4 सेकेंड पे मिलेंगे कितनी हाइट पे, 100 माइनस 78.4 कीजिए, मीन्स 20.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जब ग्राउंड से स्टोन ऊपर जाएगा 20.6 मीटर, वहाँ पे जाके ये दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। एक बॉल को आप फेंकते हो वर्टिकली, कहाँ पे, रिटर्न थ्रू आफ्टर 6 सेकेंड के बाद, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है जब उसे फेंका था, मैक्सिमम हाइट निकालनी है जहाँ जितनी हाइट उसने कवर की, और उसकी पोजीशन 4 सेकेंड के बाद, ठीक है। आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाना नीचे आना दोनों टाइम हमेशा इक्वल होता है। जितने टाइम में चीज़ ऊपर जाती है उतने ही टाइम पे वो नीचे आती है। बॉल टोटल 6 सेकंड ले रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में, इसका मतलब वो 3 सेकंड ऊपर जाने के लिए लेती है मैक्सिमम हाइट तक जहाँ पे जाती है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है -9.8 क्योंकि बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। इक्वेशन यूज़ कीजिए v इक्वल टू u प्लस 80, यहाँ से आपकी आ गई क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब मैक्सिमम हाइट आपको चाहिए थी, मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आ गई। कीजिए फॉर्मूला लगाइए, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80², इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपकी आ गई हाइट। अब ये हाइट कहाँ से आ रही है, डिस्टेंस ही आपकी हाइट है, इसी को हम एस को एच बोल रहे हैं। अब बॉल जो है अटेन करती है मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड के बाद, तो जब उसने अपनी हाइट को अटेन किया उसके बाद वो कहाँ पे आएगी, नीचे की साइड पे आएगी। उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पोजीशन बॉल की 4 सेकंड के बाद थ्रो करने के बाद उसने डिस्टेंस कवर की अपनी डाउनवर्ड जर्नी में, वो कितनी होगी, 4 सेकंड में ऊपर गई थी, 3 सेकंड में नीचे आ रही, मीन्स 1 सेकंड में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपकी एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80², इसमें वैल्यू पुट की, आपकी कितनी आई मैक्सिमम टोटल हाइट, 4.9 मीटर। इसका मतलब जो बॉल है वो 39.2 मीटर अबव थी ग्राउंड के 4 सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कौन सी डायरेक्शन में बाइंड फोर्स जो है ऑब्जेक्ट की वेक्ट करेगी अगर उसको अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, डिप किया हुआ है, इमर्स किया हुआ है एक लिक्विड में। हमेशा वो आपको पता है बाइंड फोर्स जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्यों एक जो ब्लॉक है प्लास्टिक का वो रिलीज़ हो जाता है अंडर वाटर और वो आ जाता है कहाँ पे, सरफेस ऑफ द वाटर पे तैरना शुरू हो जाता है। देखिए 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं जब हम ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं पानी के अंदर, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, दूसरी आपकी बाइंड फोर्स होती है जो उसको बाहर की साइड धकेलती है, ठीक है। अगर अब बाइंड फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाए डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है, सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है, अगर हमने उसे कहाँ पे छोड़ा हो, पानी के अंदर। यही कारण है कि जो ब्लॉक है प्लास्टिक का वो रिलीज़ हो जाता है जब हम उसे पानी के अंदर छोड़ते हैं, दोबारा कहाँ पे आ जाता है, सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 21, वॉल्यूम जो है 50 ग्राम है सब्सटेंस का, वो 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आपको वॉल्यूम निकालना है उसका, उसकी सब्सटेंस जो है वो एक्सप्लोड करेगा कि सिंक करेगा। इसके लिए आपको डेंसिटी चाहिए उस सब्सटेंस की, जो किसके इक्वल होती है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास आपका 50 ग्राम है, उसका वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेके वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। वो आपको पता है
डेंसिटी ऑब्जेक्ट की अगर ज़्यादा हो, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो वो सिंक करता है। ये है ना, ये ज़्यादा आ गई ना, वो 1 ग्राम थी, ये 2.5 ग्राम आ गई, तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, वॉल्यूम जो है 500 ग्राम सील पैकेट का 350 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या पैकेट फ्लोट करेगा जो सिंक करेगा वाटर के अंदर? अगर वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास क्या होगा वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ है इस पैकेट के द्वारा? सबसे पहले डेंसिटी निकालिए, वो मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइड किया 1.428। यहाँ पे भी देखिए डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा, इसलिए वो सिंक करेगा। मास की मतलब वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ पैकेट से, वो किसके इक्वल होता है? जितना उसका वॉल्यूम होगा पैकेट का, दैट इज़ 350 ग्राम। इसके साथ ही आपके ये टेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।